हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वैसे आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी यूपीएसआई की, और मूल विधि आप तैयार भी कर रहे होंगे अपनी बुक्स को पढ़ कर के। और जो यूपीएसआई का जो लास्ट डेट है ये 15 जून आने वाली है। 15 जून को लास्ट डेट हो जाएगी। तो ये हमारा सीरीज है जिसमें हम 500 क्वेश्चन कवर करेंगे, 500 एमसीक्यू कवर करेंगे, पूरी मूल विधि का जय हिंद कर देंगे। इस पूरे सीरीज में पूरी मूल विधि का जय हिंद कर देंगे। वो चाहे और भी कोई भी क्लैट हो, एलएलएम का एग्ज़ाम हो, एलएलबी का एग्ज़ाम हो, या फिर एक्सजेड कोई भी जुडिशियल एग्ज़ाम हो, सबका जय हिंद कर देंगे मूल विधि का इन 500 क्वेश्चंस में। फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी बराबर जारी रखिएगा और बहुत ही अच्छे नंबरों से आप क्रैक करेंगे एग्ज़ाम, आशा है मुझे भी। और अपने आप ही भरोसा रखिएगा। और अब हम अपने इस 500 एमसीक्यू की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। आप बड़े गौर से देखिए, ये क्वेश्चन इसमें कुछ ही 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम कई क्वेश्चंस कवर कर लेंगे लिंकिंग मेथड से, लिंकिंग मेथड को देखते हुए। लीजिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? राष्ट्रपति की स्वीकृति दंड प्रक्रिया संहिता में प्राप्त होती है। दंड प्रक्रिया संहिता में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो इस दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को राष्ट्रपति की प्राप्ति हुई थी 25 जनवरी 1974। 25 जनवरी 1974 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी 1974। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिस दिन ये कोई भी एक्ट हो, जिस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले, एक्सेप्टेंस मिले, उसी दिन से लागू हो जाए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। स्वीकृति कभी भी मिल सकती है और लागू कभी भी हो सकता है। अगर हम देखेंगे यानी कि 1 जनवरी को स्वीकृति मिल जाती है और फिर वो 1 जनवरी सन 2000 को किसी एक्ट को स्वीकृति मिल जाती है, तो हो सकता है वो 1 अप्रैल 2002 में लागू हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी लागू हो सकता है और स्वीकृति कभी भी मिल सकती है। एक सेम डेट होना कोई कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि सेम डेट ही हो उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी की किस धारा में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है? अब सीआरपीसी की किस धारा में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2A यानी कि धारा 2 का। धारा 2 का सीआरपीसी में कौन सा अपराध परिभाषित किया गया? जमानती अपराध। धारा 2A मीन्स धारा 2 का। धारा 2 के का में जमानती अपराधों की परिभाषा दी गई है। जमानती अपराध कौन कौन से होते हैं? जिनमें जमानत मिल जाती है, इसी को बेल बोलते हैं। जिसमें बेल मिल जाती है उसे जमानती अपराध बोलते हैं। और अजमानती अपराध वो होते हैं जिसमें जमानत नहीं मिलती है। तो जमानत किन अपराध में मिल जाती है? जमानत मिल जाती है छोटे मोटे अपराध जो होते हैं उनमें जमानत मिल जाती है। जैसे 376 होगा, इसमें कोई जमानत नहीं मिलती है। 302 में जमानत नहीं मिलती है। और माना कि 2 साल की सज़ा है या 6 माह की सज़ा है तो उनमें जमानत आराम से मिल जाती है। ऐसे अपराधों को जमानती अपराध कहा जाता है। कुछ एक्ट ऐसे भी हैं, कुछ एक्टों में ऐसा भी दंड का प्रावधान किया गया जो स्पेशल एक्ट है, जिसमें 6 माह की सज़ा है, फिर भी उसमें कोई जमानती अपराध नहीं, उसे स्पेशल कहा गया। ये 6 माह और अजमानती अपराध होगा तो वह अजमानती अपराध ही होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी 1973 कब लागू होती है? सीआरपीसी 1973 कब लागू होती है? इसका राइट आंसर आप ज़रा सोचिएगा। सीआरपीसी में जो 1973 कब लागू होती है? इस सीआरपीसी 1973 लागू होती है सर 1 अप्रैल 1974 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सीआरपीसी लागू होती है 1 अप्रैल
1974 को। सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 को लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सीआरपीसी में संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है? सीआरपीसी में संज्ञेय अपराधों की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो सीआरपीसी में संज्ञेय अपराधों की परिभाषा दी गई है 2 के ग में, 2 ग यानी कि 2 का सी। अब 2 ग में इसकी परिभाषा दी गई है, 2 ग में किसकी परिभाषा दी गई? संज्ञेय अपराधों की। संज्ञेय अपराध, वैसे इसको तो आप याद भी कर सकते हैं, संज्ञेय में गा यहाँ पे आ रहा है और गा यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसमें लिंक करके हम लोग याद कर सकते हैं 2 ग से संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिसमें पुलिस जो होती है सीधी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस सीधी कार्रवाई कर सकती है और बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध में उसे किसी की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा जाता है। संज्ञेय अपराध में जो एफआईआर होती है, एफआईआर जो होती है संज्ञेय अपराध में, वो होती है धारा सीआरपीसी के सेक्शन 144 में संज्ञेय अपराधों की एफआईआर दर्ज की जाती है और सेक्शन 155 में असंज्ञेय अपराधों की एफआईआर दर्ज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। सीआरपीसी में असंज्ञेय अपराधों की परिभाषा दी गई है 2 ठा यानी कि 2 का आई, 2 ठा में दी गई है असंज्ञेय अपराधों की परिभाषा 2 ठा में दी गई है। असंज्ञेय अपराध तो वही अपराध है जिसमें बिना वारंट के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ऐसे अपराधों को असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी में परिवाद परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी में परिवाद परिभाषित किया गया 2 घ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सीआरपीसी में परिवाद को परिभाषित किया गया। परिवाद कहाँ किया जाता है? परिवाद अब हम समझ लेते हैं परिवाद कहाँ करते हैं। परिवाद जो एफआईआर दर्ज की जाती है ये हमेशा पुलिस को दर्ज की जाती है, एफआईआर पुलिस को दर्ज की जाती है। और जो परिवाद है परिवाद को इंग्लिश में कंप्लेंट कहा जाता है। ये हमेशा मजिस्ट्रेट के यहाँ की जाती है, ये हमेशा मजिस्ट्रेट के यहाँ पे दर्ज की जाती है परिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीआरपीसी में वारंट मामला परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी में वारंट मामला परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी में वारंट मामला परिभाषित कहाँ किया गया है? ये परिभाषित किया गया है 2 का एक्स में, 2 का एक्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सीआरपीसी में जो ऑप्शन नंबर ए है उसे वारंट मामला परिभाषित किया गया है ऑप्शन नंबर ए, 2 का एक्स या फिर 2 का भा परिभाषित किया गया इसमें, किसमें? वारंट मामले। वारंट मामले कौन से होते हैं? जो संज्ञेय प्रकृति के अपराध होते हैं वो वारंट मामले होते हैं और उसमें क्या है कि पुलिस डायरेक्ट एक्शन ले लेती है संज्ञेय अपराधों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी में लोक अभियोजक परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी में लोक अभियोजक परिभाषित किया गया है 2 के पा में, 2 के पा यानी कि धारा इसकी 2 का यू यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लोक अभियोजक यानी कि पीपीओ, जैसे कि एपीओ होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, एपीओ, इन सब की परिभाषा कहाँ दी गई? 2 के यू में दी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा, सहायक लोक अभियोजक की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीआरपीसी में समन मामला परिभाषित किया गया है। तो सीआरपीसी में समन मामले परिभाषित किए गए हैं 2 का डब्ल्यू यानी कि 2 का बा में। समन मामले तो वही होते हैं जो छोटे मोटे मामले होते हैं जिन्हें पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो सारे समन मामले होते हैं। पहले समन जाते हैं, इसके बाद ही गिरफ्तार कर सकती है, सीधे एक्शन नहीं लेती है। इसका राइट आंसर है 2 का बा यानी कि 2 का डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं नहीं हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी में कुल धाराएं नहीं है, यानी कि बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये लिखा गया है कि सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं है, राइट मिलान वगैरह। तो जैसे इसका राइट आंसर 511 हम सब जो ऑप्शन हैं इन सब का हम
पोस्टमार्टम करेंगे। तो जो 511 है, ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ये है 511। 511 हमारी आईपीसी में कितने सेक्शन है? 511। आईपीसी में कितने सेक्शन है? 511। आईपीसी में कितने सेक्शन है? 511 और 23 अध्याय, यानी कि 23 चैप्टर हैं, सेक्शन 511 है। और ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इसमें 484 दिया गया है। 484 इज द राइट आंसर। सीआरपीसी में 484 क्वेश्चन, 484 सेक्शन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये है 167। 167 हमारी एविडेंस एक्ट में धारा है, यानी कि एविडेंस एक्ट में कितनी धारा हैं? 167। 167 एविडेंस एक्ट में धारा हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीआरपीसी में कुल कितनी धारा हैं? 484 धाराएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें कुछ है ही नहीं है, और हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम अगले टॉपिक पे हम बहुत भी और भी ये 500 जो ये हमारा 500 क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, 500 एमसीक्यू का सीरीज़ जो चल रहा है, इससे हम आगे भी क्वेश्चन देखते रहेंगे। और जब ये हमारा 500 क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा मूल विधि का जय हिंद हो जाएगा। पूरा मूल विधि का हमारा जय हिंद हो जाएगा। ये जो वीडियो था हमारा पहला पार्ट था यूपीएसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 500 एमसीक्यू में हमारा 500 एमसीक्यू जिस हमारे हो जाएंगे तो उस टाइम पे हमारी पूरी मूल विधि का जय हिंद हो जाएगा। पूरी मूल विधि का जय हिंद हो जाएगा। पूरी मूल विधि का हम जय हिंद हो जाएगा इन 500 क्वेश्चन के बाद। अब जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम वैसे ही बता देते हैं कि सीआरपीसी में कितने सेक्शन, सीआरपीसी में सेक्शन तो जो दिए गए हैं 484 दिए गए हैं। सीआरपीसी में कितने सेक्शन दिए गए हैं? सीआरपीसी में 484 सेक्शन दिए गए हैं। 484 कलर चेंज कर लेते हैं। सीआरपीसी में 484 सेक्शन दिए गए हैं। और अध्याय कितने हैं इसमें? अध्याय हैं इसमें 37 अध्याय हैं, यानी कि चैप्टर। और 484 484 इसमें सेक्शंस हैं। और जैसे अगर हम कंपेयर करें इन दोनों की, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम तो इस नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपेयर करते हैं सीआरपीसी और आईपीसी में कंपेयर करते हैं। सीआरपीसी और आईपीसी में हम कंपेयर करते हैं। एक साइड लगा लेते हैं आईपीसी, इस साइड लगा लेते हैं सीआरपीसी। आईपीसी और सीआरपीसी में अगर हम कंपेयर करें तो आईपीसी में जो चैप्टर है, यानी कि भाग हैं, चैप्टर के अध्याय, यानी कि चैप्टर इसमें अध्याय है 23 अध्याय है। और सेक्शन कितने हैं? 511। 23 अध्याय और 511 सेक्शन है, यानी कि ये मिस हो गया। अभी हम इसी को देख लेते हैं। टोटल आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं, यानी कि सेक्शन है। और अगर हम सीआरपीसी की बात करें, अब हम बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में जो चैप्टर हैं ये 37 हैं, यानी कि 37 चैप्टर हैं। और 484, यानी कि 484 इसमें सेक्शन है। यानी कि जो भी हमारे क्राइम होते हैं, उन क्राइम की जो प्रोसीडिंग दी गई है, वो प्रोसीडिंग को कहते हैं सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता। प्रक्रिया यानी कि उसकी क्या प्रोसीडिंग होती, सबसे पहले कौन एफआईआर कहाँ दर्ज होगी, पुलिस का काम क्या होगा, मजिस्ट्रेट का काम क्या होगा, सेशन जज का क्या, सेशन न्यायालय का काम क्या होगा, सबसे पहले कहाँ पे केस जाएगा, ये सारी प्रोसीडिंग, कैसे साक्ष्य लिए जाएंगे, किसकी गवाही ली जाएगी, किसकी नहीं ली जाएगी, किसकी मान्य होगी, किसकी नहीं मान्य होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सीआरपीसी में गवर्न होती है। और इसको दंड कैसे दिया जाएगा, ये गवर्न होता है हमारा आईपीसी में। दंड कैसे देना है, ये आईपीसी में। और प्रोसीडिंग क्या होगी, उसकी दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी, वो प्रक्रिया दी होती है हमारी सीआरपीसी में। इस तरह से ये वाला वीडियो हमारा समाप्त हो जाता है। और इस तरह से हमारा ये वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और पूरी कोशिश मेहनत के साथ बनाया गया वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर कर लें। इस तरह से आप नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पाने के लिए, अदर जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इम्पोर्टेंट मटेरियल वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
थैंक यू सो मच।